दोस्तों नमस्कार। दोस्तों तो राफेल आ ही गया और अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। उनकी तैनाती स्ट्रेटेजिक तौर पर उस जगह को बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वहां से लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी पाकिस्तान की सीमा और चीन की सीमा सबसे नजदीक है और एक लिहाज से राफेल के टारगेट में ये आते हैं। हवा से हवा में मार करना या हवा से जमीन में मार करना, दोनों तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल दायरे में राफेल के हैं। तो यह अंबाला में खड़ा है। लेकिन सवाल है, यह राफेल एक ऐसा सौदा 36 विमानों का हुआ जिसने खुद के आने से पहले इस देश की संसद की चूल्हे हिला दी, सुप्रीम कोर्ट की साख को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। सड़क से जो सियासत डिगाने की परिस्थितियां हुई उसमें बहुत सारे नारे सियासत के मद्देनजर ऐसे ऐसे दिए गए जो इससे पहले इस देश में कभी दिए नहीं गए थे। यह राफेल आखिर चीज क्या है और फ्रांस की कंपनी दसाल्ट ऐसी कौन सी चीज है जिसके मद्देनजर भारत की राजनीति लगातार डगमगाती रही। और इस राफेल विमान के जरिए उसके लड़ाकूपन से इतर इस विमान में कुछ जादू खोजा जा रहा है क्या, जिसके जरिए पाकिस्तान चित और चीन पस्त हो जाएगा। क्योंकि जिस जनरेशन का राफेल है, क्या वाकई उस जनरेशन का विमान ना पाकिस्तान के पास है ना चीन के पास है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आज हमें लगता है शुरुआत तो हमें करनी चाहिए 67 बरस पहले दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर इसी तरीके से 4 लड़ाकू विमान उतरे थे और वो 4 लड़ाकू विमान भी फ्रांस से ही आए थे और फ्रांस की दसाल्ट कंपनी से ही आए थे जिससे राफेल आए हैं। और उन 4 विमानों को लेकर उस वक्त संसद के भीतर समाजवादियों ने उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू को कटघरे में यह कहकर खड़ा किया था कि भारत की जरूरत लड़ाकू विमान है या फिर अर्थव्यवस्था इसकी इजाजत देती है क्या। और सड़क पर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को खड़ा किया था कि दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है नहीं और आजादी के तुरंत बाद भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लड़ाकू विमानों का जो सौदा किया था वो दसाल्ट कंपनी के साथ ही किया था जो फ्रांस की कंपनी है। और नेहरू ने पार्लियामेंट के भीतर यह जवाब भी दिया था कि अगर ऐसा महसूस विपक्ष को एक क्षण के लिए हो या इस देश को इस क्षण के लिए महसूस हो कि जो लड़ाकू विमानों में जो पैसा लगाया गया है उसकी वजह से इस देश में कोई इंडस्ट्री रुक गई, कोई बांध नहीं बन पा रहा है, या फिर किसानों को जो सुविधा दी जानी चाहिए या मजदूरों को लेकर जो सरकार की नीतियां उसमें कोई अड़चन आ रही है, तो आप मुझे बताइएगा। तब हम अगर उसका जवाब नहीं देंगे तो माफी मांग लेंगे। स्थिति वो आई नहीं। मौजूदा वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आज सवाल नहीं करेंगे। आज तो सवाल राफेल का है। जब 67 बरस पहले 4 लड़ाकू विमान भारत की जमीन पर उतरे थे तब भी दिल्ली में उस लड़ाकू विमान को देखने के लिए लोगों की भीड़ थी। तब ऐसा मीडिया नहीं था, लोग खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे। और आसमान से गुजरते हुए जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर गुजरा था तो इसको लेकर उस दौर में हर्षोल्लास भी था, उत्साह भी था और भारतीय सेना आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ रही है यह भी था। लेकिन मौजूदा वक्त और 67 बरस पहले की परिस्थितियों में बहुत अंतर आ चुका है। तब जिक्र भारत में सुरक्षा को लेकर हो रहा था, नेहरू इस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखें तो सिर्फ 5 राफेल नहीं आए हैं, 31 राफेल और नहीं आएंगे, बल्कि एक लंबी कतार है जो भारत में आना है। 5 राफेल आए हैं, 31 का इंतजार है। इस फहरिस्त को अगर आप एक एक करके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। मिग-29 21 का ऑर्डर दिया जा चुका है जो रशिया से आने वाला है। सुकोई Su-30 रशिया से आएगा, 12 का ऑर्डर हो चुका है। राफेल तो 31 आ ही रहा है। जो एवैक्स होता है वह ब्राजील से मंगाया जा रहा है, एम्बरर EMB-145। रशिया से बैरियर A-50 2 मंगाया जा रहा है जो रडार के साथ होता है। जो ट्रांसपोर्ट है उसमें डॉर्नियर मंगाया जा रहा है जर्मनी से, 4 उसके भी ऑर्डर दिए जा चुके हैं। जो बोइंग AH-64 अपाचे है उसकी भी एक अगली खेप आनी है। UAV जो है IAI हेरॉन इजराइल से आने वाला है, यह सर्वेलेंस में काम आता है, यह भी आने वाला है। और यह एक ऐसी फहरिस्त है जिसमें तमाम देश जुड़ते चले जाएंगे। और जब आप नेवल एयरबेस की तरफ जाएंगे उसमें मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे तो अमेरिका से बोइंग P-8 पोजीशन आने वाला है, उसके 4 के ऑर्डर दिए जा चुके हैं।
जर्मनी से डॉर्नियर DO-228 को आना है, उसके 12 ऑर्डर दिए जा चुके हैं। हेलीकॉप्टर में रशिया से कैमोव आना है, 4 के ऑर्डर हो चुके हैं। फ्रांस से हेल्थ चेतक आना है, 6 के ऑर्डर हैं। और सिरोस्की SH-60 सीहॉक ये अमेरिका से आना है, 24 के ऑर्डर हैं। इन ऑर्डरों को देखते समय आपके दिमाग में यह बात जरूर आएगी कि क्या भारत हथियार दर हथियार खरीदने वाला है और भारत की सेना का अब आधुनिकीकरण हो चला है और आधुनिकीकरण की दिशा में भारत बढ़ चुका है और इकोनॉमी अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल हमें इस देश को सेना को मजबूत करना। यकीनन सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर और मुसोलिनी या कहें जर्मनी और इटली ने पूरी तरीके से यूरोप को तबाह कर दिया था और उस वक्त उनके तमाम एयरबेस थे खत्म कर दिए गए थे। और उसी समय फ्रांस की दसाल्ट कंपनी ने लड़ाकू विमानों को बनाने की शुरुआत की थी और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो नेहरू ने पहला समझौता किया था वो दसाल्ट के साथ ही किया था। और दसाल्ट कंपनी ने उस वक्त ओरागेन बनाया था, OURAGAN, ओरागेन। इसको इंग्लिश में कहते हैं हुरिकेन और हिंदी में तूफान शब्द होता है। नेहरू ने तूफान ही नाम दिया था इस लड़ाकू विमानों का। 4 पहली खेप आई थी जो कि अक्टूबर का महीना था, 1953 साल था। और उसकी अगली खेप जो 67 विमानों की आई थी वो 1954 में आई थी, जुलाई के महीने में। लेकिन इसके बाद फिर समझौते किए गए और जो सेकंड हैंड ओरेगन थे वह भी मंगाए गए और उसको एक बार 20 का ऑर्डर किया गया, 20 विमान का, फिर 13 का, यानी कुल मिला के जो कंपनी है डसाल्ट कंपनी, उसने जितनी बड़ी तादाद में बनाए थे वह तकरीबन 567 विमान थे लड़ाकू, जो पहली बार उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस रूप में बेचना शुरू किया था। भारत ने 104 विमान खरीदे थे, इजराइल ने 75 खरीदे थे, अल सल्वाडोर ने 18 विमान खरीदे थे। और राफेल को लेकर भी आप ये मत सोचिए कि सिर्फ भारत खरीद रहा है। ये कोई ऐसा जादुई विमान इस रूप में ना देखिए कि इसके जरिए हर मर्ज की दवा हो गई, सामरिक तौर पर, वैदेशिक तौर पर। लेकिन इजिप्ट ने भी 24 विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है, वह उसे बढ़ाकर 36 कर रहा है। दोनों की कीमत में अंतर है, इजिप्ट को सस्ते में मिल रहा है, भारत को महंगे मिला है। फिर थोड़ी देर के लिए भूलिए, कतर ने भी 24 विमानों का ऑर्डर किया हुआ है। यानी राफेल इजिप्ट भी खरीद रहा है, कतर भी खरीद रहा है, भारत भी खरीद रहा है और फ्रांस की सेना में भी 132 विमान राफेल को शामिल किया जा रहा है। लेकिन अगला सवाल उसके साथ यह है कि नेहरू एक के बाद एक जब उस समय विमान खरीद रहे थे तो वो फ्रांस से ना सिर्फ उन्होंने 1953 में जो ओरेगन का समझौता किया था, उसके बाद 1957 में उन्होंने माइस्ट्री 4A, यह भी लड़ाकू विमान था, यह भी 100 विमानों का समझौता किया था। फिर उसके बाद जगुआर का समझौता हुआ होगा, अगर आपके जहन में आए। यह एक सीधी सीधी एक फेरिस्त आपके सामने आती चली जाएगी कि दसाल्ट कंपनी ने किस तरीके से अलग अलग मिराज भी आया उसके बाद, और ये एक पूरी फेरिस्त है। लेकिन अगला सवाल है, क्या वाकई राफेल जो है उस जनरेशन का विमान है जहां वो पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा? पाकिस्तान के पास सबसे मजबूत विमान है F-16, जो उसको 4 या 4.5 जनरेशन के बीच माना जाता है, लेकिन राफेल 4.5 जनरेशन का है। लेकिन दूसरी तरफ J-20 जो चीन ने खुद बनाया है, उसका कहना है ये 5th जनरेशन का है। दोनों के भीतर अंतर देखने के लिए आप गूगल टटोल सकते हैं, लेकिन एक बेसिक लाइन को समझिए कि राफेल का प्रयोग अफगानिस्तान में हुआ है, लीबिया में हुआ है, सीरिया में हुआ है, जबकि J-20 का चीन ने उपयोग अभी नहीं किया है। लेकिन J-20 में जो इंजन लगता है वो रशियन इंजन है जो सुकोई में लगाया गया था। उस विमान Su-30 जो इंजन है वह भी उसमें इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सवाल है कि राफेल एक लड़ाकू विमान है, उस लड़ाकू विमान के जरिए भारत के भीतर आधुनिकीकरण की दिशा देखना शुरू करें, या भारत अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता पा चुका है कि यह सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि एक लंबी फेरिस्त जो हमने विमानों को दी उसमें 100 से ज्यादा विमान, हेलीकॉप्टर, सर्वेलेंस के लिए तमाम चीजें मौजूद हैं जो भारत खरीद रहा है। लेकिन फिर भी जब आप आते हैं दुनिया के टॉप मोस्ट 20 हथियार बेचने वाली कंपनियों के जो टर्नओवर को आप देखते हैं, बीते 50-60 साल में कोई दूसरा प्रोडक्ट उस तेजी से नहीं बढ़ा है। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन जब यह सोचकर बनाया गया कि युद्ध नहीं होगा, तो दसाल्ट कंपनी को ही ले लीजिए, यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुके यूरोप के भीतर में फ्रांस में खड़ा होता है। उस समय जो उसकी इकोनॉमी थी उससे सैकड़ों गुना ज्यादा मौजूदा वक्त का रेवेन्यू है। तब जो प्रॉफिट था उससे कई हजार गुना
आज का प्रॉफिट है। डसाल्ट कंपनी का रेवेन्यू जो है मौजूदा वक्त में वह लगभग 61,371 करोड़ से ज्यादा का है। यह यूरो में है, रुपए में नहीं, यूरो में है। यानी 700 करोड़ यूरो से ज्यादा उसकी अपनी रेवेन्यू, जो नेट इनकम है, पिछले साल का नेट इनकम जो उसके बारे में जानकारी आई, उसको कमाई एक साल में हुई है 7,136 करोड़ रुपए। दुनिया की टॉप मोस्ट 20 कंपनियां जो हथियार बेचने वाली है और अलग अलग देशों की है, उसमें से 16 देशों से भारत हथियार ले रहा है। भारत अपने सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ चुका है, पैसा देने को तैयार है। भारत एक बढ़िया मार्केट है, दुनिया की नजर उस पे है। इसलिए जब राफेल भारत की जमीन पर उतरेगा तो फ्रांस में भी तालियां बजेगी और उस हर हथियार बेचने वाली कंपनी भी अपने तौर पर भारत को ही देखेगी। लेकिन इन सब के साथ एक अगला सवाल है, क्या भारत को इन नई परिस्थितियों में हथियार बेचने के लिए युद्ध की स्थिति खड़ी करते हुए ग्राउंड जीरो तो नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इन सारी परिस्थितियों की सामरिक परिस्थितियों में आप मालदीव को भी जोड़ दीजिए, और इन परिस्थितियों को जब आप टटोलना शुरू करेंगे तो भारत की सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत तो है। और भारत के आधुनिकीकरण सेना के लिए जो हथियार चाहिए वह उन्हीं देशों से चाहिए जिन देशों ने दुनिया के भीतर में एक मैसेज अपने तौर पर दिया है। आज एक मिसाइल का प्रयोग अपने तौर पर ईरान ने किया, जो सफल प्रयोग किया गया है उसकी तरफ से। ईरान मैसेज किसको दे रहा है? अमेरिका मैसेज ईरान के जरिए किसको दे रहा है? चीन कौन सा मैसेज दे रहा है? रशिया यूक्रेन के जरिए कौन सा मैसेज देते रहा? और इन सब फेरिस्त में चाहे वो अरब वर्ल्ड की स्थिति हो या उसके आगे जब आप बढ़ते चले जाएंगे, जो गृह युद्ध की स्थिति कई देशों में निकल कर आई, वहां की परिस्थितियों में जितना हथियार पिछले 5 से 7 साल के भीतर में खपा है, वह हथियार कहां से आ रहा था? क्या उन्हीं देशों से आ रहा था जो देश उन देशों की पॉलिसी के खिलाफ है और जो वहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ गई, वहां की सत्ता को प्रभावित कर रहा था? यह एक सोचने की बात है। दूसरी सोचने की बात दसाल्ट कंपनी के साथ जब आएगी तो भारत एकमात्र देश है जिसने राफेल के साथ जैसे ही समझौता किया। इस राफेल की कीमत पे मत जाइए, क्योंकि मनमोहन सरकार अपने तौर पर कहती है हम तो 124 राफेल मंगा रहे थे, आपने तो 36 ही मंगाए हैं। लेकिन हम जो मंगा रहे थे वो सिर्फ एवरेज लगभग 600 करोड़ का पड़ रहा था। हालांकि आज दिग्विजय सिंह ने कहा 724 करोड़। इससे पहले राहुल गांधी कई मौकों पर कर चुके हैं 526 करोड़, 520 करोड़, 540 करोड़। यानी रकम को लेकर उलझन 520 से लेकर 746 करोड़ के बीच में रेंगती रही है। लेकिन 600 करोड़ अगर एवरेज मान लीजिए तो यह राफेल लगभग 1600 करोड़ का एक है। इस 1600 करोड़ के एक राफेल के साथ महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उससे कम कीमत में कतर को मिल रहा है या उससे कम कीमत में अपने तौर पर जो समझौते किए गए हैं इजिप्ट ने, उसको मिल रहा है। सवाल यह है कि पहली बार 2015 में मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, देश की डिफेंस के में जो भी हथियार बनेंगे वो हम खुद बनाएंगे। समझौते हुए, एफडीआई के लिए खोल दिया गया, दुनिया के तमाम कंपनीज भारत में पैसा लगा सकते हैं, रास्ता खुल गया। लेकिन किसी भी कंपनी ने किसी भी तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को भारत के हवाले नहीं किया। यानी आपको खरीदना ही पड़ेगा। राफेल भारत में नहीं बन सकता है, भारत को वो टेक्नोलॉजी नहीं देगा, आपको उससे खरीदना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि डिफेंस के क्षेत्र में अभी भी हम लोग मेक इन इंडिया की दिशा में नहीं बढ़ पाए। दूसरा सवाल, बावजूद इसके डसॉल्ट कंपनी ने दुनिया के किसी भी देश के साथ 1947 से लेकर अभी तक जब कोई समझौता नहीं किया, तो वो कौन सी स्थिति थी जो उसने भारत में रिलायंस के साथ समझौता कर लिया? आप हैरत में ना आइए। नागपुर में जब आप उतरिएगा तो नागपुर के एयरपोर्ट के पीछे में मिहान का इलाका है, जो कि कार्गो हब के तौर पर है, जहां पे तमाम इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है और उसको एक आधुनिकीकरण तरीके से एसईजेड बनाने की स्थिति में लाया गया। लेकिन वहां पर चीजें डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन उस मिहान के भीतर एक बंजर जमीन जिसपे कुछ पानी भी बह रहा होगा, वहां पर आपको एक बोर्ड दिखाई देगा। उस बोर्ड पर लिखा हुआ है डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। यह अनिल अंबानी की कंपनी है जिसके साथ समझौता हुआ। यानी डसॉल्ट जो 1947 में जिसने भारत को पहला विमान भेजा था और नेहरू ने पहला विमान खरीदा था ओमेगन, उस समय से लेकर अभी तक के बीच में प्रोडक्शन लेवल पे दुनिया के किसी भी देश के साथ डसॉल्ट ने समझौता नहीं किया। हालांकि विमान बेचने के लिए उसने सेल्स की दुकान खोल रखी है चाइना में, ग्रीस में, मलेशिया में, ओमान में, रशिया में,
ताइवान में, लेकिन कहीं भी उसने प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री नहीं खोली। सर्विस सेंटर्स जो उसके हैं देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग देशों में, अमेरिका में है, चाइना में है, ब्राजील में है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए उसने किसी भी देश की जमीन नहीं ली। लेकिन भारत में प्रोडक्शन के लिए उसके अपने यहां 6 सेंटर हैं, सेंट क्लाउड, अर्जेंटाइल, बैरटेज, मैरिनेक, टैलेंस और लॉरेनाई। इन जगहों के अलावे एक नागपुर की जमीन है जो रिलायंस के साथ समझौता हुआ और डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के साथ ज्वाइंट वेंचर रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ किया गया। इसकी अभी वहां पर कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो गया, एक सवाल यह भी जहन में आना चाहिए। इसका मतलब है कि क्या आने वाले वक्त में भारत की जमीन, भारत की कंपनी शायद इस रूप में उपयोग में आ सके जो कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचे न जाने वाले जो हथियार हैं उनको स्पेस भारत के भीतर दे और एक ज्वाइंट वेंचर के साथ चीजें डेवलप, ये हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ नाम का है, यहां पर चीजें डेवलप कुछ नहीं हो पा रही है। लेकिन इसका अगला सवाल यह है कि हम लोग जब इस लकीर में आते हैं तो फ्रांस से मिराज भी लिया गया जिसका उपयोग बड़ा करगिल में किया गया, या फिर बालाकोट में जिसका जिक्र बार बार होता है। और जब जब हम लोग जिक्र करते हैं कि कोई किकबैक्स तो नहीं हुआ है, तब तक बफोर्स हमारे जहन में आता है। लेकिन बफोर्स ने जैसे ही करगिल के वक्त में अपनी उपयोगिता बताई, लोग भूलने लगे, बोले नहीं नहीं ये तो बड़ा लाभदायक है। राफेल को लेकर भी लोग भूल जाएंगे अगर वाकई चाइना के साथ युद्ध या युद्ध की परिस्थिति बन जाती है और राफेल का उपयोग हो जाता है तो एक अलग बात है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत हथियारों के खरीदार के तौर पर है, भारत अपनी सेना के आधुनिकीकरण की दिशा की तरफ है, भारत अपनी इकोनॉमी, अपनी परिस्थितियों को ढकने के लिए सेना के आधुनिकीकरण के माध्यम से एक राष्ट्रवाद की एक नई कारपेट को बिछा रहा है, या भारत अपने तौर पर दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है। इन 4 स्थितियों में से आपको जो ठीक लगता है आप उसको चुन लीजिए। क्योंकि राफेल एक लड़ाकू विमान है जिसका हमने आपसे एक जिक्र किया है। राफेल चीजों का निदान नहीं कर रहा है, राफेल आपके डिफेंस और ऑफेंस दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। और भारत की फिलॉसफी शुरू से इस बात की रही है कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमला करेगा तो हम उसको जवाब देने से चूकेंगे भी नहीं। लेकिन जब इस 67 बरस के सफर में से गुजरने की कोशिश आप करेंगे तो भारत की मुसीबतें क्या थी। भारत के सामने सबसे बड़ी मुसीबत बार बार अपनी इकोनॉमी को लेकर आई है और शायद इसीलिए नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो या इंदिरा गांधी हो, इन 3 के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो डिफेंस बजट को अलग से इसलिए रखा गया और डिफेंस के समझौतों को लोगों के सामने या संसद के जरिए, डिफेंस बजट के जरिए इस तौर पर रखा जाता था जिससे लोग इस बात को महसूस करें कि उनके पैसे का ट्रांसफर कहीं हथियारों की दिशा में तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी डिफेंस की जरूरत है, वो मजबूत होना चाहिए, लेकिन देश भी मजबूत होना चाहिए। इसका जिक्र तो जय जवान जय किसान में ही नजर आ गया था।